वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14B ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। इसकी रैपिड रिवीजन हम ऑलरेडी अवेलेबल करा चुके हैं आप लोगों को यूट्यूब पर। ओनली आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। एनबीएफसी का मीनिंग पूछा गया है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता सीए फाइनल के अंदर पूछा जाएगा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि एनबीएफसी क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। बट स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बैंक में इसे कवर कर दिया, तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ कवर कर लेंगे। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यम प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी that is engaged in trading activities. It also made investments in shares of other companies and advanced loans to the group companies. That means company is also carrying out financing activities. And that loan and investment amount to more than 50% of the total assets. That means financial asset constitute more than 50% of the total asset. However, trading income constitute majority of its total income. क्या ये कंपनी एनबीएफसी होगी? नहीं। रीजन, एनबीएफसी के लिए जो 50-50 का क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना जरूरी होता है। और 50-50 का क्राइटेरिया क्या है? फाइनेंशियल असेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल असेट एंड इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल असेट आल्सो शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। तो यहां पर एक क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है, और वो क्राइटेरिया क्या पूरा हो रहा है? कंपनी फाइनेंशियल असेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल असेट। हाउएवर, जो दूसरा क्राइटेरिया है, इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल असेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम, ये फुलफिल नहीं हो रहा। रीजन, ट्रेडिंग इनकम कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल इनकम। रिजल्ट, दिस कंपनी विल नॉट बी क्लासिफाइड एज एनबीएफसी। तो पॉइंट नंबर 1, in order to identify a particular company as NBFC, we need to consider both asset and income pattern as evidence from the last audited balance sheet of the company to decide what is the principal business of the company. कंपनी को एनबीएफसी माना जाएगा यदि ये दोनों कंडीशन, एक फाइनेंशियल एसेट की, दूसरी इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट की पूरी होती है। अ कंपनी विच फुलफिल both these criteria shall qualify as an NBFC and required to be registered as NBFC by the Reserve Bank of India. Satyam company is fulfilling the criteria on the asset side, however is not fulfilling the criteria on the income side, hence company cannot be classified as a NBFC. Next question पर चलते हैं। Shubham and Associates are going to start the audit of NBFC. They have not performed much work on the NBFC in the past year. You are required to explain the requirement relating to registration and the regulation of NBFC, which an auditor need to kept in mind while planning the audit of NBFC. तो हमें registration and regulation के provisions देने हैं। As per section 45IA of the RBI Act, no NBFC is allowed to commence the carry on the no NBFC is allowed to commence or carry the business of NBFC without obtaining certificate of registration, without having prescribed net owned fund. Different amount of NOF, net owned fund, prescribed by RBI for investment credit companies, microfinance institution, factor net on fund 10 crore,
पीयर टू पीयर अकाउंट एग्रीगेटर एंड एनबीएफसी जिनके पब्लिक फंड्स अवेल नहीं कर रखे और कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है 2 करोड़। आईएफसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट शैल बी 300 crore. All existing companies should meet the prescribed net own fund in a phased manner by 31st March 2027. और किस मैनर में मींस बाय विच डेट कितना एनओएफ फुलफिल करना है ये मैंने आपको रिवीजन्स के अंदर कराया भी था। सिर्फ जो आईसीसी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एंड फैक्टर्स है वहां पर 10 करोड़ तक आपको पहुंचना है। 31 मार्च 2025 तक आईसीसी 5 करोड़, 31 मार्च 27 तक 10 करोड़। एनबीएफसी फैक्टर्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में बाय 31 मार्च 2025 7 करोड़ एंड बाय 31 मार्च 2027 10 करोड़। A banking company, a company incorporated under the Company Act, desirous to commence the business of non-banking financial institution, can apply to RBI in prescribed form along with the necessary document. RBI issues certificate of registration after satisfying itself that conditions as enumerated under section 45 IA of RBI Act are satisfied. Regulation में एक पॉइंट और दिया गया है कि ड्यूअल रेगुलेशन अप्लाई ना हो तो इसीलिए जो कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं विद द अदर एंटिटीज और रेगुलेटेड बाय एनी अदर रेगुलेटर तो वहां पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टू ऑब्विएट ड्यूअल रेगुलेशन, certain categories of NBFCs which are regulated by other regulators are exempted from the requirement of registration. Example, companies registered with SEBI or IRDA. RBI issued directions to NBFC on acceptance of public deposits, prudential norms, risk exposure, and other measures to monitor financial solvency and reporting. RBI also issued directions to auditor to report to the RBI, BOD, and shareholder any non-compliance with the RBI Act and regulation made by the RBI. ये आपको ध्यान होगा जो मास्टर डायरेक्शंस हैं जिसमें एनबीएफसी ऑडिटर रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 उसके पैरा नंबर 5 में एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होती है बाय द ऑडिटर। एक्सेप्शन रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिसंबर 21 एग्जाम का है। ABC Limited is a company registered under the Company Act 2013. Company is in business of loan and advances, acquisition of shares, stock, debenture, security issued by the government. For the year ending 31st March 2025, following are some extract from the financial statement. Company की paid up share capital है, non-current assets loan and advance, current assets loan and advance, total assets of the company, intangible assets, profit, income from interest and dividend, gross income. Director intend to apply for registration as NBFC. Advice, NBFC के लिए 50-50 का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आएगा क्या फाइनेंशियल असेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% of the total assets। क्या फाइनेंशियल असेट टोटल असेट्स के 50% से ज्यादा है? देखते हैं। कंपनी के लोन एंड एडवांस, नॉन करंट, करंट, ये है 55.9 प्लस 344.47 400.37 करोड़ के कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स हैं। कंपनी के टोटल असेट्स कितने हैं? 530 करोड़। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटेंजिबल असेट्स। कितने बच गए? 527 करोड़। तो कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स कितने हैं? 75.97%। एक क्राइटेरिया असेट बेसिस पर फुलफिल हो रहा है, दूसरा क्राइटेरिया है इनकम बेसिस पर।
कंपनी की इनकम फाइनेंशियल एसेट से हो रही है 52 करोड़ रुपीस और कंपनी की ग्रॉस इनकम है 102.57 करोड़। 52 डिवाइड बाय 102.57, इट इज 50.69%। दैट मीन्स पहला क्राइटेरिया कि इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स। यस, income from financial asset constitute more than 50% of the gross income. Yes, so this company fulfills the criteria of 50-50 and hence company is required to get itself registered with the RBI to commence on the business as NBFC. तो इसमें पहले NBFC का 50-50 का क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया गया है। देयर आफ्टर फाइनेंशियल एसेट्स इतने हैं, टोटल एसेट्स इतने हैं, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, ग्रॉस इनकम। अच्छा, टोटल एसेट्स 530 करोड़ हैं और इनमें से इंटेंजिबल माइनस भी तो करने हैं। नाउ financial assets constitute more than 50% of the total assets. Income from the financial asset constitute more than 50% of the gross income. Hence, ABC Limited fulfill both the criteria to qualify as an NBFC and hence ABC can apply for registration under section 45IA in the prescribed form along with the necessary documents. क्वेश्चन के आंसर्स, कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट के बाद उसकी प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझना, मींस किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। आंसर की प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन और उसकी एनालिसिस आपके आंसर में प्रॉपरली प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, आरटीपी नवंबर 22 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी दिसंबर 21 एग्जाम का था। इसके अंदर भी देख लीजिए, फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं, 75.5 प्लस 2 94.33, 369.83, टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट 612.20, 369.83 divided by 612.2, it is 60.41%. इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट 62.31, ग्रोस इनकम इतनी है 62.31 डिवाइड बाय 111.23%, 56.02%। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। Income from financial assets, gross income, total assets netted off by intangible and total financial assets. So concept वो आपने समझ लिया, माइंड में सेट भी हो गया। अब प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखना कि आपको प्रोविजंस भी बताने हैं, उसके बाद सिचुएशन को एनालाइज भी करना है और अपना कंक्लूजन भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीपी में 23 का क्वेश्चन है, कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। जो बेस लेयर के अंदर 4 एक्टिविटी बेस्ड एनबीएफसी हैं, पीयर टू पीयर, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एनबीएफसी जिनका कोई पब्लिक फंड अवेलमेंट नहीं है और कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, दे विल ऑलवेज रिमेन इन बेस लेयर। जो एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, they will be included in the middle layer or upper layer and not in the base layer as the case may be. लेकिन stand alone primary dealer and infrastructure debt fund, they will always remain in the middle layer. Remaining NBFC, that is investment and credit companies, microfinance institution, factors, mortgage guarantee company,
वो किसी भी लेयर में आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स ऑफ द स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और जो गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है वो बेस या मिडल लेयर के अंदर फॉल करेंगी, दे विल नेवर बी लाई इन द अपर और टॉप लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वापिस उसी तरह से आ गया कि क्या ये कंपनी एज ए एनबीएफसी अब क्लासिफाई होगी, क्या इसका एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन होगा, वही चेक कर लीजिए। 61.75 61.75 प्लस 312.25, फाइनेंशियल असेट्स 374, टोटल असेट्स माइनस इंटेंजिबल असेट्स 608, ये परसेंटेज आ गई 61.51%, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट 68 करोड़, टोटल ग्रॉस इनकम 118.75, 57.26%, both criteria fulfilled and hence company need to apply for registration with the RBI। ये MTP सितंबर 24 का क्वेश्चन है। चलिए, ये था हमारा टॉपिक जो टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर है। मीनिंग ऑफ एनबीएफसी, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी। नेक्स्ट टॉपिक, audit procedures including prudential norms। You are auditor of a NBFC, how would you proceed to ensure compliance of prudential norms directions? prudential norms directions के लिए आप क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करते हैं? एक तो ये क्वेश्चन है नवंबर 18 के एग्जाम में, और इसी से रिलेटेड मई 24 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ड्यूरिंग द एंगेजमेंट टीम मीटिंग, ऑडिट मैनेजर आस्क्ड सीएवाई रिगार्डिंग द ऑडिट प्रोसीजर टू बी अंडरटेकन टू वेरीफाई वेदर द कंपनी हैज फॉलोड द प्रूडेंशियल नॉर्म। एज एन एंगेजमेंट पार्टनर सुजेस्ट एनी फॉर प्रोसीजर। तो ऑडिटर नीड टू चेक द कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स comprising of income recognition, income from investment, accounting standard, accounting for investment, asset classification, provisioning for bad and doubtful debt, capital adequacy norms, provision on granting loan against own share, prohibition on loan and investment on failure to repay that public deposits, etc. पॉलिसी फॉर डिमांड लोन, आपको चेक करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिमांड लोन ग्रांट करने की पॉलिसी बना रखी है और उसे इंप्लीमेंट कर रखा है। क्लासिफिकेशन चेक करिए क्या एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स को कंप्लाई कर रही है टू क्लासिफाई द असेट एट स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस एंड वेदर प्रॉपर प्रोविजंस हैज बीन मेड। इनकम फ्रॉम एनपीए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए वेदर अनरियलाइज्ड इनकम, जो इनकम अभी रियलाइज नहीं हुई एनपीए में, वो पीएनएल अकाउंट में एक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज्ड होगी। इनकम फ्रॉम एनपीए शुड बी अकाउंटेड फॉर ऑन रियलाइजेशन बेसिस ओनली। रिकवरी इन एनपीए अकाउंट, चेक whether all accounts that have been classified as NPA in previous year also continue to be shown as such in current year also. If it is not treated as NPA in current year, examine whether the account has become regular and can be treated as performing. तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स की कंप्लायंस को चेक करने के लिए ये 5 पॉइंट हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, पॉलिसी फॉर डिमांड लोन, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, इनकम फ्रॉम एनपीए एंड रिकवरी इन एनपीए। मई 24 के एग्जाम में आया है केस स्टडी बनकर, नवंबर 18 के एग्जाम में आया था डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक सेकेंड,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 20 के एग्जाम में आया हुआ है एंड देयर आफ्टर मॉक टेस्ट पेपर ऑफ मार्च 22 एंड अप्रैल 23। CA Nadar is conducting the statutory audit of RHL Limited, a non-banking financial company. Its branches in various parts of India. Company has a focus on housing finance. Outstanding non-convertible debenture 150 crore. Company reportedly missed interest payment on 15 crore on its debt. कंपनी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही. As a result, company faced a series of downgrades by rating agency on its debt. Rating was cut to D from A4, implying that company was in default or expected to be in default soon. What aspect CA Nadar should look into in relation to activity of mobilization of public deposit, particularly in relation to downgrading of credit facilities? Important question बनता है. यहां पर जो आप पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस कवर अप करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, तो उस ऑडिट प्रोसीजर्स में जो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है इन रिलेशन टू क्रेडिट रेटिंग, उससे रिलेटेड ये केस स्टडी है. द सीलिंग ऑन क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट is linked to the credit rating given by a approved credit rating agency. In the event of upgrading or downgrading of credit rating, auditor should keep in mind that NBFC may increase or NBFC have to reduce its public deposit in accordance with the revised credit rating. Increase की choice है, reduce mandatory है. As per the revised credit rating within a specified time and inform the same to RBI in writing. और यदि क्रेडिट रेटिंग फॉल कर जाती है बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, देन NBFC need to regularize the excess deposit by following these steps. Number 1, stop accepting fresh public deposit and renewing the existing deposit. जो existing deposit है they will run till maturity, renew नहीं होंगे, maturity तक run करेंगे. NBFC is required to report the position within 15 working days to the concerned regional office of the RBI where the NBFC is registered. No matured public deposit shall be renewed without express and voluntary consent of the depositor. तो ये पब्लिक डिपॉजिट के अंदर क्रेडिट रेटिंग के ऊपर बेस्ड एक केस स्टडी है जो नवंबर 20 के एग्जाम में आई हुई है. रिपीट हो सकता है क्वेश्चन. नेक्स्ट, दिसंबर 21 के एग्जाम का क्वेश्चन है जो बाद में 2 बार MTP में आया है. क्वेश्चन है, HG and company is the statutory auditor of NBFC. While planning the audit procedures to be done during the audit, there was a difference of opinion between Mr. H and partner G. G is of the opinion that evaluation of internal control and verification of registration with RBI should not be the part of audit procedure. G आप गलत है पूरी तरह से, as it is a part of internal audit only. Is the contention of Mr. G correct? No. State the broad areas that should mandatorily become part of the audit procedure. तो NBFC की ऑडिट के अंदर हमें क्या क्या चीजों को चेक करना है. We need to ascertain the business of the company, जिसके लिए we can examine the memorandum of association, article of association. We need to evaluate the internal control system, and for that purpose we need to obtain an understanding of the accounting system and the related internal control so as to determine the nature, timing and extent of further audit procedure. Ascertain whether internal controls that are put in place are adequate and effectively followed.
review the effectiveness of the system of recovery that is prevalent in the NBFC, ascertain whether NBFC has an effective system of periodical review of advances so as to facilitate effective monitoring and follow-up. Registration with RBI, obtain a copy of certificate of registration granted by the RBI. In case certificate is not yet granted, obtain the copy of application form filed with the RBI. Classification, ascertain whether the company is properly classified as per the requirement of various regulations. और आज की डेट में स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के ऊपर एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन होगा. In case NBFC not been classified by RBI, classification will have to be determined considering various factors like particulars of earlier registration granted, if any, particulars furnished in the application form, company's memorandum of association, financial results, etc. Compliance of prudential norms directions. Check compliance with the prudential norms that encompass income recognition, income from investment, accounting standard, accounting for investments, asset classification, provisioning, capital adequacy, prohibition on granting loan against own share, जो अभी हमने prudential norms वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था. यही एक पॉइंट यहां पर भी आ गया. इस सिचुएशन में क्या हुआ उसकी बात हुई. तो कंटेंशन ऑफ मिस्टर जी रिगार्डिंग कि जो इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन है और रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन वो हमारी ऑडिट का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. कंटेंशन ऑफ मिस्टर जी इज नॉट करेक्ट. सो आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं. Ascertain business of company, evaluation of internal control, registration with RBI, classification of NBFC, NBFC prudential norms, directions. नेक्स्ट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 24 के एग्जाम्स का है प्रोविजनिंग के ऊपर. M is appointed as the statutory auditor of FinCorp Limited. Company is a NBFC systemically important non-deposit taking company. Non-deposit taking company. Company comply with the RBI prudential norms. उन्होंने अपने स्टैंडर्ड असेट, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस वो बताए, उन पर क्या क्या प्रोविजन बनाया वो दिया. CAM is of the opinion that company has not done the provisioning correctly. Is the opinion of CAM is correct? In this context, explain the provisioning requirement applicable to this NBFC. अब आज की डेट में तो जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है उसके अंदर सब स्टैंडर्ड असेट्स के ऊपर जो प्रोविजनिंग चलती है दैट इज बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन. बेस लेयर है तो 0.25% आएगा, मिडल लेयर है तो 0.4% आएगा. बट क्वेश्चन ने हमें यह कहा कि ये एनबीएफसी सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है. सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज होती हैं जिनका असेट बेस 500 करोड़ से ज्यादा का होता है, बट बेस लेयर लेस देन 1000 करोड़ पर चलती है, मिडल लेयर 1000 करोड़ एंड अबव पर चलती है. ध्यान है ना, बेस लेयर की क्लासिफिकेशन नॉन डिपॉजिट जिसका असेट साइज लेस देन 1000 करोड़ है और जिसका असेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा का है वो सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट है. तो ये एनबीएफसी क्योंकि नॉन डिपॉजिट है, इसका असेट साइज डेफिनेटली 500 करोड़ से तो ज्यादा है, लेकिन क्या 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है? यदि 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होगा देन तब तो यह बन जाएगी मिडल लेयर, अदरवाइज ये बनेगी क्या? बेस लेयर. तो हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी. वैसे आगे जाकर मुझे नहीं लगता नॉन सिस्टेमिकली बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा. क्वेश्चन बेस लेयर या मिडल लेयर को बताएगा. आंसर में हमने कुछ एजम्पशन ली होगी.
अजम्पशन ली है मिडल लेयर की, तो यदि हम मिडल लेयर की अजम्पशन लेते हैं तो सब स्टैंडर्ड असेट के ऊपर जो प्रोविजन आएगा दैट विल बी 0.4%। तो अब देखो इसमें कंपनी ने क्या किया, 200 करोड़ सब स्टैंडर्ड असेट्स हैं, स्टैंडर्ड असेट्स पर प्रोविजन नहीं बनाया। स्टैंडर्ड असेट्स पर यदि ये बेस लेयर है तो 0.25% और यदि ये मिडल लेयर है तो 0.4% बनना चाहिए। सब स्टैंडर्ड के ऊपर 10% बनेगा, बिल्कुल ठीक है। डाउटफुल 1 to 3 ईयर 8 करोड़, फुल्ली सिक्योर 20, 30, 50 की परसेंटेज होती है तो यहां पर 30% आना चाहिए प्रोविजन। लॉस के ऊपर पूरा बनेगा। तो ये जो प्रोविजन है, बेस लेयर लेते हो मिडल लेयर लेते हो, बेस लेयर लेते हो तो 200 का 0.25% ये बनेगा 0.5 करोड़ और 0.4% बनेगा 0.8 करोड़। सब स्टैंडर्ड पर 1.5 ही बनेगा, डाउटफुल पर 6 करोड़ बनेगा, लॉस पर डाउटफुल पर 0.6, सॉरी टू डाउटफुल 8 करोड़ का 30%, 2.4, 2 करोड़। तो 6.4 यदि बेस लेयर है, 6.7 यदि मिडल लेयर है। हमने एज्यूम किया है मिडल लेयर तो 6.7 करोड़ और बेस लेयर एज्यूम करते तो 6.4 करोड़ आता। तो जो कंपनी ने प्रोविजन बनाया है 5.5 करोड़ का, ये अंडर प्रोविजनिंग का केस है। सो सबसे पहले आप जो प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट है वो बताइए, देयर आफ्टर इस पर्टिकुलर केस में प्रोविजंस क्या होने चाहिए वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्च 25 की एमटीपी में। क्यूरा कैपिटल लिमिटेड एनबीएफसी classified under scale based regulation framework is required to maintain a minimum capital ratio of 15% of its aggregate risk weighted assets and risk adjusted off balance sheet item। ठीक है जी, टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल का एग्रीगेट 15% होना चाहिए रिस्क वेटेड एसेट का। फाइनेंशियल डाटा दिया गया है टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल को निकालने के लिए। ओन्ड फंड 1000 करोड़, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी एंड इन ग्रुप कंपनीज एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन्ड फंड, जो 10% से ज्यादा है। टीयर 1 कैपिटल को निकालने के लिए हम ओन्ड फंड में से इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी एंड शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स including hire purchase, lease finance, deposits made in subsidiaries and other companies in same group that in aggregate exceed 10% of the own fund minus कर देते हैं। कर दिया। Perpetual debt instrument issued by Cura Finance Limited, ये भी क्या होता है, ओन्ड और टीयर 1 कैपिटल का पार्ट बनता है। लेकिन कंडीशन है कितना, लास्ट ईयर के एंड पर टीयर 1 कैपिटल का 15%। कोई क्वेश्चन में आएगा तो ठीक है, नहीं हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 15% की लिमिट के अंदर है। देन टीयर 2 कैपिटल, अच्छा, और यदि ये बेस लेयर होती तो, क्वेश्चन ने अभी कुछ भी नहीं बताया, यदि ये बेस लेयर होती तो परपेचुअल डेट आएगा ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर not compulsorily convertible into equity, कंपल्सरली कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी होता तो ये ओन्ड फंड में जा चुका होता, ओन्ड फंड का पार्ट होता।
ये अब टीयर 2 बनेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व 200 करोड़, बट 200 करोड़ में से 55% माइनस करना है तो बचेगा 90 करोड़। जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व 50 करोड़। लेकिन ध्यान देना, यदि ये जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ असेट्स को और एनी पोटेंशियल लॉस इन रिलेशन टू एनी स्पेसिफिक असेट, आइडेंटिफाइएबल पोटेंशियल लॉस, तो वो जनरल रिजर्व नहीं आता। लेकिन अदरवाइज ये मैक्सिमम कितना आएगा? 1.25% ऑफ रिस्क एडजस्टेड असेट। ये भी ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट टीयर 1 टीयर 2 में आ गए। सबऑर्डिनेट डेट टीयर 2 में आ गया। रिस्क वेटेड असेट 8000 करोड़। 8000 करोड़ का 1.25%, 8000 करोड़ का 1.25% बनता है 100 करोड़, तो ये है 50 करोड़, पूरा ले लेंगे। तो टीयर 2 कैपिटल कितनी हो गई? 80 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 140, 450 करोड़। और टीयर 1 हो गई थी हमारी 970 करोड़। और रेशो क्या आ गई? टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड असेट, 17.75%। मेंटेन कितनी करनी है? 15%। तो टीयर 1 कैपिटल 970 करोड़, ओन्ड फंड माइनस investments in excess of 10% of the own fund in the shares of other NBFC and in group companies plus perpetual debt instrument. Tier 2 capital preference shares that is not compulsorily convertible into equity. Revaluation reserve discounted at 55%. 200 करोड़ था, 55%, 110 करोड़ माइनस किया, 90 करोड़ बचा। जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व not exceeding 1.25% of risk adjusted asset, hybrid debt capital instrument and subordinated debt। तो आपको कहा गया टीयर 1 कैपिटल निकालिए 970 करोड़, टीयर 2 कैपिटल निकालिए 450 करोड़। क्या कंपनी मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है? जी हां, 17.75% रेशो आ रही है, जबकि मिनिमम रिक्वायर्ड कितना था? 15%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम में। टीयर 1 970, टीयर 2 450, रेशो 17.75%, कंप्लायंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 25 के एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। क्वेश्चन में थोड़ी एनोमलीज है, अभी पता चल जाएगा कैसे। इंस्टेंट फाइनेंस लिमिटेड वो एक बेस लेयर है, एनबीएफसी बेस लेयर, प्राइमरीली एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्मॉल बिजनेस एंड इंडिविजुअल एज पर इट्स लोन्स देती है स्मॉल बिजनेस एंड इंडिविजुअल को। तो एक चीज तो देखना, ये बेस लेयर है तो ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी पाएगी जिसका असेट साइज लेस देन 1000 करोड़ का होगा। यही बेस लेयर की कंडीशन है, बेस लेयर की कंडीशन यही है ना, असेट साइज लेस देन 1000 करोड़ का। एज पर इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, कंपनी के एग्रीगेट रिस्क वेटेड असेट 1000 करोड़ के हैं। एक तो प्रॉब्लम मुझे यहीं पर लग रही है, असेट बेस लेस देन 1000 करोड़ पर बेस लेयर आती है, लेकिन चलो यहां पर इन्होंने रिस्क वेटेड लिख दिया, रिस्क से एडजस्टमेंट करने के बाद ये 1000 करोड़ है। और रिस्क का वेट तो कुछ पे 50 लगता है, कुछ पे 80 लगता है, कुछ पे 70 लगता है। विदाउट वेट तो जहां तक है ये 1000 करोड़ से ज्यादा पाएगी। और यदि ये 1000 करोड़ से ज्यादा होगी देन
1000 करोड़ से ज्यादा होगी तो ये बेस लेयर ही नहीं बन सकती। बट ठीक है, मैं तो क्वेश्चन जो कह रहा है मैं वैसे चलूंगा। कंपनी की टीयर 1 कैपिटल है 130 करोड़ रुपए की, जिसमें 15 करोड़ रुपए परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट के हैं। क्योंकि ये बेस लेयर है तो बेस लेयर में तो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट कवर ही नहीं होते, तो टीयर 1 कैपिटल में से परपेचुअल डेट माइनस कर दो तो क्या बचा 115 करोड़। तो ये क्या हो गया, ओन्ड फंड्स हो गए मेरे। टीयर 1 कैपिटल में दो ही चीजें तो होती है ना, एक ओन फंड और दूसरा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बेस लेयर में परपेचुअल डेट होते नहीं, मैंने माइनस कर दिए। इंस्टेड फाइनेंस लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन द शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ अदर एनबीएफसी, कितने की, 10 करोड़ रुपए की, जो 12% है इसके ओन्ड फंड का। यहां पर आकर मेरी मुश्किल शुरू होती है, और वो क्या, ओन्ड फंड 115 करोड़ है, आप कह रहे हैं ओन्ड फंड का 12% 10 करोड़ है। दो चीजें हो सकती हैं, क्या कि ये ओन्ड फंड में ये इन्वेस्टमेंट माइनस कर रखी है या नहीं कर रखी, ओन्ड फंड में से ये इन्वेस्टमेंट माइनस कर रखी है या नहीं कर रखी। यदि मैं 10 करोड़ रुपए को डिवाइड कर दूं 12% से तो ये बनता है 83.33 करोड़ ओन्ड फंड। मेरी तो फिगर्स ही आपस में मैच नहीं हो रही। पॉइंट नंबर 2 की अकॉर्डिंग ओन्ड फंड 115 करोड़ के आ रहे हैं, बट पॉइंट नंबर 3 की अकॉर्डिंग ओन्ड फंड 83.33 करोड़ के हैं। नेक्स्ट, कंपनी का प्राइमरी बिजनेस इन्वॉल्व्स लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड सच लोन कंप्राइजिंग 60% ऑफ इट्स फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, कंपनी इज प्राइमरली एंगेज्ड इन लैंडिंग मनी अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो इसकी टीयर 1 कैपिटल रेशियो कितनी होनी चाहिए। वैसे तो टीयर 1 कैपिटल 10% होती है, लेकिन यदि कंपनी एंगेज्ड है इन लैंडिंग द मनी अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी तो टीयर 1 कैपिटल कितनी होती है, 12% की होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। As a statutory auditor, you are entrusted with assessing compliance with the prudential norms prescribed under scale-based regulation. Number 1, evaluate whether the Instant Finance Limited complies with the minimum tier 1 capital requirement as per the RBI prudential norm. कंपनी के रिस्क असेट्स हैं 1000 करोड़ के, इसका 12% 120 करोड़ रुपए की टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए। कंपनी की टीयर 1 कैपिटल 115 करोड़ रुपए है, यदि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी माइनस हो चुकी है तो इन एक्सेस ऑफ 10%, अदरवाइज और 115 करोड़ माइनस 1.67 करोड़। अब आप कहोगे सर ये क्या आ गया, ये फालतू की कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ी, क्यों, आपके थर्ड पॉइंट की अकॉर्डिंग 12% इन्वेस्टमेंट है ओन फंड की, तो ओन फंड आए 83.33 करोड़, इसका 2% कितना बना 1.67, इनटू में 2% 1.67, तो टीयर 1 कैपिटल आ गई 113.33 करोड़ की। Whatever the case is, 115 करोड़ या 113.33 करोड़ दोनों ही 120 करोड़ से कम है, तो कंपनी नॉट कंप्लाइज विद द मिनिमम टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Discuss the treatment and impact of the perpetual debt instrument in the calculation of tier 1 capital for the NBFC primarily engaged in lending against gold jewelry. This is a case of base layer. Perpetual debt instrument will not form the part of tier 1 capital, it needs to be deducted. Analyze the adjustment required in tier 1 capital for the Instant Finance Limited due to its investment in other NBFC. 10% से ज्यादा जितनी इन्वेस्टमेंट है 10% किसका, ओन फंड का, वो माइनस करनी पड़ती है। तो यहां पर जो आंसर मैंने दिया है
जो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आंसर बना वो मैंने दे दिया। इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर अभी रिलीज नहीं हुआ है, जब रिलीज हो जाएगा तब चेक करिएगा इंस्टीट्यूट की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। 1000 करोड़ के रिस्क एडजस्टेड एसेट्स हैं, उसका टीयर 1 कैपिटल चाहिए 12%, 120 करोड़। कंपनी की टीयर 1 कैपिटल कैलकुलेटेड 130 करोड़ है, उसमें से परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट माइनस करे 115 करोड़। इसका ऑल्टरनेट हो सकता है 130 माइनस 15 माइनस 1.67 113.33। बट दोनों ही केस में कंक्लूजन विल रिमेन द सेम, दैट कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द मिनिमम टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। Perpetual debt instrument. Base layers are not eligible to include perpetual debt instrument in tier 1 capital. Adjustment required in tier 1 capital for investment in other NBFC. 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो 12% है ओन्ड फंड का, तो 10 डिवाइड बाय 12%, ये बना था हमारा 83.33 करोड़। तो इसका 2% 1.67 करोड़ हमने टीयर 1 कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। ऑल्टरनेट आंसर पॉसिबल है विद डिफरेंट अजम्पशंस। ये मेरे हिसाब से कुछ एनोमलीज हैं डेटा के अंदर, बाकी हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहीं पर कुछ फ्लॉज हो। जब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आएगा तभी जाकर के सिचुएशन क्लियर होगी कि इन फैक्ट्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय द एनबीएफसी। आरटीपीज में आया हुआ है, एग्जाम में कभी नहीं आया। हमें इन्हें क्लासिफाई करना है बेस्ड अपॉन द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, एंड क्लासिफिकेशन इज मिसएप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Fraud encashment through the forged instrument, manipulation of books, fictitious transaction, conversion of property. Unauthorized credit facilities extended for reward or illegal gratification. Negligence and cash shortage. Irregularities in the foreign exchange transaction. Cheating and forgery. Any other type of fraud not coming under the specific category. नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज के केस में एक्सेप्शंस हैं कि इसे फ्रॉड तभी माना जाएगा व्हेन इंटेंशन टू चीट और डिफ्रॉड इज सस्पेक्टेड और प्रूव्ड। हाउएवर इफ द इंटेंशन इज नॉट सस्पेक्टेड, in that case also it can be considered as the fraud if amount of shortage is more than 10,000 या फिर amount of shortage is more than 5,000 and the fraud is detected by shortage is detected by management, auditor, inspecting officer and not reported by the person who is handling cash at the time of this shortage. So this is the classification of fraud. Next, audit checklist. MTP अक्टूबर 19, RTP नवंबर 19 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन प्रोसीजर दैट इज टू बी परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो कुछ पॉइंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कुछ पॉइंट क्रेडिट से रिलेटेड हमें देने होंगे। रीडिंग पर्पस के लिए है, चांसेस बहुत कम है ऐसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के, बट पता नहीं चलता, आ सकते हैं, तो रीडिंग जरूर लेनी है। ये आप मेन पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द NBFC। इनकम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ norms prescribed by RBI. Dividend income is to be recognized only when it is actually been received. However, जो income है on the units of mutual fund also on cash basis. Authorization for purchase and sale of investment.
classification into current and short-term investment, valuation in compliance with the NBFC Prudential Norms Direction and AS 13, compliance of AS 13, obtain external confirmations in case the investments are held with the depository. Points related to credit, sanctioning security loan against own shares, compliance of prudential norms, appraisal and follow up and classification. तो रीडिंग लेकर के छोड़ दीजिएगा, ऑलरेडी वैसे इनको रिवीजन के अंदर मैंने आपको रीड करा रखा है. नेक्स्ट, ये चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट है peer to peer lending. FinCrazy is a peer to peer online platform owned by Future Technologies Private Limited, which is registered with RBI as NBFC. P2P means an intermediary providing the services of loan facilitation via online medium or otherwise to the participant. Participants have to enter into an arrangement with the NBFC to lend on its platform or avail loan facilitation services provided by it. It provides only as a medium that connect lender and the borrower. It also carry out credit assessment and risk profiling of the participants on the platform. It also provides the services relating to loan documentation and loan recovery. खुद लोन नहीं दे रही, लोन से रिलेटेड सर्विसेज रेंडर कर रही है. Company falls outside the purview of upper layer. Where does such NBFC fit into in accordance with the scale based regulation? Base layer. P2P, AA, non-operative financial holding company, and NBFC that do not avail public fund and no customer interface, तो वो बेस लेयर में क्लासिफाई होती है. Suggest few audit procedures. तो पहला पॉइंट तो 1 नंबर के लिए ये NBFC क्लासिफाई होगी एज अ बेस लेयर. ऑडिट प्रोसीजर, obtain understanding of the business conducted by the NBFC peer-to-peer, verify company undertake only the permissible activities like providing online marketplace to the participant for lending and borrowing. The company should not be engaged in lending funds of its own. Verify the certificate of registration obtained from the RBI. Verify adherence to lending and borrowing guidelines prescribed by RBI. Ensure compliance with the reporting requirements of RBI. Verify board approved policy setting out eligibility criteria for the participants. Board approved policy for pricing of services. Board approved policy for grievance redressals and the complaints. Appropriateness of arrangements entered into by the P2P with the participants. So ये थे हमारे क्वेश्चंस इन रिलेशन टू ऑडिट चेकलिस्ट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेसिफिक मैटर्स that is to be included in the auditor's report in an audit of NBFC which does not accept public deposit. तो इसमें 2 पॉइंट्स आप कवर करेंगे. नंबर 1, वो पॉइंट्स जो इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसी ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना है, एंड सेकंड स्पेसिफिक पॉइंट इन केस ऑफ एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट. General point, point number 1, whether company has obtained a certificate of registration from the bank
in case company holding certificate of registration issued by the bank, whether company is entitled to continue to hold such certificate in terms of its principal business criteria as on March 31 of the applicable year. Whether the NBFC is meeting the required net owned fund requirement as laid down in the directions issued by RBI. तो क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया है? यदि कंपनी ऑलरेडी होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेदर इट इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू टू होल्ड सच सर्टिफिकेट, एंड इन केस एनबीएफसी इज नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, एडिशनल पॉइंट, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास किया है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट? Whether company has accepted any public deposits during the relevant period or year, whether the company has complied with the prudential norms relating to income recognition, accounting standard, asset classification, provisioning for bad and doubtful debt applicable to it, whether the capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to the bank has been correctly arrived at, and whether it is in compliance with the minimum CRAR prescribed by the bank. जब हम वर्ड बैंक यूज करते हैं यहां पर तो इसका मतलब है RBI. Whether the company has furnished to the bank annual statement of capital fund, risk assets and risk asset ratio within the prescribed period, and whether the NBFC has been correctly classified as NBFC microfinance institution. तो दो पार्ट्स में हमारा आंसर डिवाइडेड है. मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ ऑल NBFC एंड मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ NBFC नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Karma Private Limited is a non-deposit taking company है. अब ये सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट, ये वर्ड जनरली हट जाएंगे, इसलिए मैंने यहां पर एक स्ट्राइक लाइन डाली हुई है. रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. What shall be the content of auditor's report? Same question. Next, Krishna Private Limited is primarily into the business of selling computers. However, company is fulfilling the principal business criteria. Financial assets are more than 50% of the total asset, and financial income is more than 50% of the gross income. What shall be the obligation of the statutory auditor in such a scenario? ये क्वेश्चन बड़ा जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में बड़ा स्पेसिफिक दे रखा है. ऑडिटर की तो बहुत सारी ऑब्लिगेशन है. एक तरीके से ये एनबीएफसी की ऑडिट का क्वेश्चन है. एनबीएफसी का ऑडिट प्रोसीजर भी लिखा जा सकता था इसमें, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ये बेसिकली बात कर रहा है एनबीएफसी ऑडिटर रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 के पैरा नंबर 5 में, जहां पर ऑडिटर की ऑब्लिगेशन है टू सबमिट द एक्सेप्शन रिपोर्ट. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एक्सेप्शन रिपोर्ट का जिक्र होना चाहिए था. ऑब्लिगेशन तो जनरल वर्ड है, बट उसी ऑब्लिगेशन के बेसिस पर आंसर पैरा 5 का दिया हुआ है. ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी. सबसे पहले तो यह बताया गया क्योंकि ये कंपनी प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया फुलफिल करती है, हेंस this company will be treated as the NBFC. अब क्योंकि ये एक NBFC है तो इसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ऑब्लिगेशन क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ऑब्लिगेशन है
to submit the exception report to the RBI. In terms of para 5 of NBFC Auditor Report Reserve Bank Directions 2008, 2016 आएगा, 2016 करिए इसे, which provides that यदि in relation to any of the item referred to in para 3 is unfavorable or company has not complied with the provisions of chapter 3B of the Reserve Bank of India Act 1934, NBFC acceptance of public deposit Reserve Bank directions 2016, master directions RBI NBFC scaled based regulation directions 2023, it shall be the obligation of the auditor to make a report containing the details of such unfavorable or qualified statement and or about the non-compliance to the concerned regional office of the Department of Non-Banking Supervision of the bank under whose jurisdiction the registered office of the company is situated. तो ऑडिटर को ये रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कहां पर जाएगी? आरबीआई के नॉन बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस में जाएगी। नाउ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो आपकी ड्यूटी है वो इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशंस है, इन रिलेशन टू अनफेवरेबल कमेंट्स है, बट कंप्लायंस के लिए एक्सेप्शन रिपोर्ट यूज नहीं होती। एक्सेप्शन मतलब जहां पर गड़बड़ है कुछ, तो कंप्लायंस हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तो वो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा जाता। ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू सबमिट द एक्सेप्शन रिपोर्ट shall be to report only the contraventions of the provisions of RBI Act, directions, guidelines, instruction. Such report shall not contain any statement with respect to compliance of any of these provisions. So, ये सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के थे। नाउ एग्जाम का क्वेश्चन जुलाई 21 का क्वेश्चन है, एमटीपी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। डिटेल दीजिए रिगार्डिंग द ऑब्लिगेशंस ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। Obligations on the part of auditor in respect of exceptions in the auditor report. So, as per para 5 of NBFC auditor report Reserve Bank directions 2016, in case of an NBFC, any statement regarding any of the item referred to in para 3 यदि वो अनफेवरेबल है या क्वालिफाइड है या कंपनी ने कंप्लायंस नहीं किया, चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016, मास्टर डायरेक्शन आरबीआई एनबीएफसी स्केल्ड बेस्ड रेगुलेशंस डायरेक्शंस 2023, तो ऑडिटर इसकी एक रिपोर्ट बना करके किसको देगा? टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ द बैंक अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो ये क्वेश्चन एक्सेप्शन रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लायंस विद कारो 2020। इसके अंदर हम पैरा 3 क्लॉज 3 के कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड क्लॉज 16 की कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुगम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, असेट साइज 800 करोड़ रुपीस का है।
प्रिंसिपल बिजनेस है टू प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर हाउसिंग मेनली टू इंडिविजुअल। ये अपर लेयर में आइडेंटिफाई नहीं है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन में what should be the appropriate classification for such a company? Is there any specific reporting requirement for the statutory auditor of a company engaged in housing finance activities? तो now अब ये कंपनी किस एक्टिविटी में एंगेज्ड है? हाउसिंग में, हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज में। इसका असेट साइज कितना है? लेस देन 1000 करोड़ रुपीस का है। जब हम स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अंदर क्लासिफिकेशन को कवर अप करते हैं तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी जिनका असेट साइज 1000 करोड़ से कम का है वो बेस लेयर में आती हैं। लेकिन यदि ये कंपनी एंगेज्ड है इन द एक्टिविटीज एज स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, देन ये क्लासिफाई होती है किसमें? मिडल लेयर के अंदर। तो यहां पर जो आपका आंसर आना चाहिए वो किस पर आएगा? हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटी पर आएगा या असेट साइज पर आएगा? असेट साइज के लिए एक कंडीशन जरूरी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी होना जरूरी है। वो क्वेश्चन में कहीं पर नहीं बताया गया। रिजल्ट, ये कंपनी बेस्ड अपॉन द एक्टिविटी किस कैटेगरी में जाएगी? मिडल लेयर के अंदर, मिडल लेयर में। अब क्योंकि कंपनी एंगेज्ड है हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर, तो आपने जब कारो के अंदर पैरा 3 क्लॉज नंबर 16 पढ़ा था तो उसके सेकंड पॉइंट के अंदर रिपोर्टिंग थी, और वो क्या थी? क्या कंपनी इज कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई। तो क्योंकि अब ये क्वेश्चन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर बेस्ड है तो हमारी पैरा 3 क्लॉज 16 सब क्लॉज बी की रिपोर्टिंग आएगी। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि ये मिडल लेयर में क्लासिफाई होगी। ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नॉट आइडेंटिफाइड इन द अपर लेयर would constitute the middle layer due to the nature of such activities. Reporting requirement under CARO 2020. There is specific reporting requirement under clause 316B which require the auditor to report whether the company has conducted any non-banking financial or housing finance activity without holding a certificate of registration from the RBI as per RBI Act 1934. तो ये भी हमारा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 21 का क्वेश्चन है जो एमटीपी मार्च 19 अक्टूबर 21 में भी आया हुआ है। एज पर कारो 2020, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट whether the company is required to be registered under section 45IA of Reserve Bank of India Act 1934। यदि हां तो क्या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया गया है? तो ऑडिटर को इसका ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग बतानी है। ये मैंने आपको कारो के अंदर कराया भी है और इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया है। ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग as per para 3 clause 16, auditor is required to report whether the company is required to be registered under section 45IA of Reserve Bank of India Act 1934 and if so whether registration has been obtained। तो ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन क्या कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस विच अट्रैक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है यदि कंपनी 50-50 दैट मींस प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया 50-50 का कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू द एक्टिविटीज covered under the RBI Act to determine whether the company is engaged in the financial activity. Auditor should examine the financial statement to check 50-50 criteria. Check whether the net owned fund of the company exceeds such amount so as to require the company to get itself registered with the RBI. Whether the company has obtained the registration as NBFC. If not, ask reasons from the management. Auditor report shall incorporate the following: whether the registration is required, whether company has obtained the registration, if registration not obtained, ask the reasons. So, इस केस में ऑडिटर को क्लॉज 16 की रिपोर्टिंग करनी है। कंपनी के नेट ओन्ड फंड 1,50,00,000 हैं और इनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इन्होंने इसे अप्लाई किया है 30 मार्च 2025 को। सो कंपनी के नेट ऑन फंड 1.5 करोड़ हैं जो कम है फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर द एग्जिस्टिंग कंपनीज। ये कंपनी किस चीज में है? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी मान लेते हैं इसको, आईसीसी, अदरवाइज कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन तो नहीं दी। आईसीसी के केस में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो 2-5-10 एग्जिस्टिंग कंपनीज 2 करोड़, उसके बाद 31 मार्च 2025 तक 5 करोड़ एंड देयर आफ्टर 10 करोड़। तो अब इनकी जो फंडिंग है और नेट ओन्ड फंड है यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं आप 5 करोड़। वैसे तो ये 30 मार्च 20 क्वेश्चन में हमने 25 ले लिया है, यहां भी 2025 कर दीजिए और 31 मार्च 2025 तक ये फंड 5 करोड़ के होने चाहिए, 5 करोड़ के। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द सेम एज पर क्लॉज 16 ऑफ पैरा 3। नेक्स्ट नवंबर 22 का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। व्हाट इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन? ये मैंने आपको रिवीजन में कवर भी कराया है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? जो 4 कंडीशंस को पूरा करती है। तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंड एएस एंड शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस। आप ऑडिटर हैं एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के। एनबीएफसी अपर लेयर में क्लासिफाई हो रही है। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एएस बनाई जा रही है। एज पर डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का एक एक्सट्रैक्ट हमें अवेलेबल करवाया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, फीस, नेट गेन। On going through the details of head other expenditure, in expenses side, there is an expenditure relating to manpower outsourcing amounting to rupees 99.5 crore rupees included under other expenditure. आपको ध्यान हो तो अदर एक्सपेंडिचर्स के रिलेशन में डिवीजन 3 की रिक्वायरमेंट क्या थी? NBFCs are required to separately disclose क्या? Any item of other income or expenditure if it exceed 1% of total income. अब इस क्वेश्चन में 99.5 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर है और कंपनी की टोटल इनकम
9500, 150, 100, 9750, इसका 1% 97.5, उससे ज्यादा है, तो क्या इसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए था? अरे टोटल इनकम सॉरी नीचे दी हुई है 10,000 करोड़ की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? डस इट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3? नहीं, पूरा है। अब तो 10,000 का 1% बनेगा 100 करोड़, और यहां पर यह है 99.5 करोड़, तो ये सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं चाहिए इसका। An NBFC is preparing financial statement in accordance with the requirements of division 3 of schedule 3. सेपरेट डिस्क्लोजर देना है अदर एक्सपेंडिचर्स का विच एक्सीड 1% ऑफ टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर है 99.5 करोड़ का, टोटल इनकम है 10,000 करोड़, उसका 1% बना 100 करोड़। 99.5 करोड़ डज नॉट एक्सीड 100 करोड़। क्या सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए? नहीं चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिवीजन 3 ऑफ शेड्यूल 3 हैज बीन कंप्लाइड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 19, मई 23, एमटीपी अप्रैल 21 में आया है। डिफरेंसेस इन द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको रिवीजन में भी इसके पॉइंट्स आपको कवर अप कराए थे। इन टोटल ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर का पार्ट बनने चाहिए। नंबर 1, एनबीएफसीज आर अलाउड टू प्रेजेंट देयर आइटम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, which is not allowed to companies required to follow division 2। एनबीएफसी के केस में सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा अदर इनकम का, अदर एक्सपेंडिचर का, विच एक्सीड 1% ऑफ टोटल इनकम। बट डिवीजन 2 में रिक्वायरमेंट क्या थी? ₹10 लाख और 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच एवर इज हायर। एनबीएफसी में रिसीवेबल में सेपरेट डिस्क्लोजर है डेट का, ड्यू फ्रॉम एनी एलएलपी इन विच द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अ पार्टनर और मेंबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ओसीआई, it is required to be disclosed on the face of statement of P&L instead of showing it in the notes to accounts। ट्रेड रिसीवेबल जिनका सिग्निफिकेंट इंक्रीज है क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपेयरमेंट में, उनका सेपरेट डिस्क्लोजर। कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अटैच्ड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व हैव टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन एमटीपी अक्टूबर 23 में आया है, और वो क्वेश्चन क्या है देखिए। सुहाना, a CA final student, is part of engagement team conducting audit of CMM Finance Limited, a listed NBFC. While going through the audit program, she noticed that it contains the instruction for verification of following matter, among other things in a relation to disclosure requirements of Schedule 3. Verification regarding disclosure of any item of income and expenditure which exceeds 1% of revenue from operation or ₹10 lakh whichever is higher। ये डिवीजन 2 में आता है, डिवीजन 3 में नहीं आता। डिवीजन 3 में आता है क्या? 1% ऑफ टोटल इनकम। Verification of disclosure regarding return on capital employed ratio, return on equity ratio and net profit ratio। ठीक है। Discuss whether above restrictions for similar matter need revision by the engagement partner in this situation। जहां तक रेशोस की बात है तो डिस्क्लोजर इन 4 रेशो का होता है। CRAR, टीयर 1 CRAR, टीयर 2 CRAR एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशो।
जो रेशोज आपने ये लिखी हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड नेट प्रॉफिट रेशो, उनकी जगह पर डिस्क्लोजर्स किसका आता है? सीआरएआर, टीयर 1 सीआरएआर, टीयर 2 सीआरएआर एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशो। एंड डिस्क्लोजर अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर का विच एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम, राइट। नवंबर 23 का क्वेश्चन अगेन प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट पर है, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनबीएफसी अंडर इंड एएस। ये ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, तो यही पॉइंट्स यहां पर लिखे गए हैं। एनबीएफसी बैलेंस शीट की आइटम्स को इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी प्रेजेंट कर सकती है। सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए अदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का विच एक्सीड 1% ऑफ टोटल इनकम। रिसीवेबल में सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए एलएलपी का इन विच द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अ मेंबर और पार्टनर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम P&L स्टेटमेंट के फेस पर आएंगी इंस्टेड ऑफ नोट्स। रिसीवेबल जहां पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज है किसमें? क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपेयरमेंट में, उनका सेपरेट डिस्क्लोजर। Restrictions for distribution attached to statutory reserve are to be separately disclosed in the notes as per the requirement of relevant statute। तो ये हमारे एनबीएफसी के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अप टू मई 25 एग्जाम्स तक के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग आरटीपीज, एमटीपी, स्टडी मटेरियल इस सेशन में रिकॉर्ड हो गए हैं। इसके बाद कोई नया क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन किसी आरटीपी में, एमटीपी में एग्जाम में आता है तो उसको हम सेपरेटली अलग से वीडियो बना करके बाद में इसमें अटैच कर देंगे। बट राइट नाउ ये ही क्वेश्चंस हैं एनबीएफसी के जो स्टडी मटेरियल, आरटीपीज, एमटीपीज पास्ट एग्जाम्स के अंदर है, फुल कवरेज। ठीक है, तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे एंड आई बिलीव कि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुका होगा। छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लर्निंग कंपैरेटिवली इन रिलेशन टू चैप्टर 1 to 12 आसान है। तो 5 to 7 मार्क्स की एग्जामिनेशन वेटेज रखता है, तो अच्छी तरह से इस चैप्टर को प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।